नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज की कक्षा में हम देखते हैं कि आज की कक्षा में क्या पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वादन में हमने पढ़ा था कि राजस्थान की धरती पर सूखी नदियों में पानी आ गया, लोगों का जीवन बदल गया। वे 5 नदियाँ आपको याद होंगी, उनके नाम याद होंगे, पांचों नदियों के, जो दशकों पहले सूख गई थी, लेकिन फिर लोगों के अथक प्रयास से सदा नीरा हो गई। सदा नीरा मतलब उनमें जल फिर से आ गया। वो 5 नदियाँ कौन सी थी बच्चों? अखरी, रूपारेल, सरसा, भगाड़ी और जहाज वाली नदियों में बहता हुआ पानी प्रमाण बन गया राजस्थान की जल क्रांति का। राजस्थान के लोगों ने अपने परिश्रम से सरस हुई नदियों की रक्षा के लिए अंत में अखरी संसद का गठन भी कर लिया और गठन करके उसके जल प्रयोग के नियम भी बनाए ताकि कोई इस जल का दुरुपयोग ना कर सके। तो आज हम पाठ के अगले भाग में देखेंगे कि किस तरह किशोरी गांव के लोगों को पढ़ाने के लिए गए राजेंद्र सिंह जी वहां पहुंचे, लेकिन लोगों ने उनसे पढ़ाई के पहले पानी की मांग की। यह बात राजेंद्र सिंह जी को भी समझ में आई और उन्होंने गांव के लोगों की मदद से ही वहाँ पर जल प्रबंधन का कार्य प्रारंभ किया और इस कार्य में सफलता भी प्राप्त की। तो आज का हमारा पाठ है एक संसद नदी की, और यह इस पाठ का दूसरा भाग है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपने पहला भाग अपने पिछले वादन में पढ़ा और आज हम उसी का अगला भाग पढ़ेंगे बच्चों। तो देखते हैं इस अगले भाग में क्या है। जब अखरी सहित सभी अन्य नदियां सूख चुकी थीं, तो इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। पर जब लोगों की लगन और मेहनत से इनमें पानी बहने लगा, तो स्थानीय प्रशासन ने इन पर नज़रें टिका लीं। एक ठेकेदार को अखरी में मछली मारने का ठेका दे दिया गया, पर वह ठेकेदार अपने दल के साथ हमीरपुर गांव पहुंचा तो गांव वालों ने पूरी एकता से उसका विरोध किया। ठेकेदार को तब गांव वालों ने अपनी संसद के बारे में बताया और साथ ही गिना दिया नियम भी। आपको बताया था कि अखरी संसद का गठन किया था गांव वालों ने और उसमें कुछ नियम बनाए थे। नियम आपको याद होंगे कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी की आज्ञा के, अखरी संसद की आज्ञा के बिना वहाँ मछली पकड़ते पाया जाएगा तो उसको 11 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक जुर्माना देना होगा। और इस तरह के और भी नियम बनाए थे, आपने पिछले भाग में पढ़ा। तो जो ठेकेदार था जिसको स्थानीय प्रशासन ने भेजा था, उसको ये नियम भी बता दिए गए। ठेकेदार के पास चुपचाप चले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दुख और कमजोरी में समाज का साथ देने के विचार से ही राजेंद्र सिंह अक्टूबर 85 में राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में पहुंचे थे। वे समाज को शिक्षित करना चाहते थे। यहाँ आकर उनका शिक्षा के पूर्वाग्रहों का किला टूट गया। मतलब बच्चों, उन्होंने शिक्षा के लिए जो एक योजना बनाई थी, जो विचार उनके मन में थे शिक्षा के लिए, वो यहाँ किशोरी गांव पहुंचकर समाप्त हो गए। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक बड़ी नेक सलाह दी। सलाह थी पढ़ाई से पहले पानी। सूखे से बरसों से जूझ रहे
उन लोगों के ज्ञान और समाज की दशा को देखकर राजेंद्र सिंह को ये बात जच गई, मतलब समझ में आ गई। उन्हें लगा इस समाज को वाकई पढ़ाई से पहले पानी की ज़रूरत है। अपने साथियों के साथ तब उन्होंने पानी बचाने और बढ़ाने का काम करने का मन बना लिया। बच्चों, पाठ के इस भाग में, इस एक अनुच्छेद में कुछ कठिन शब्द हैं जिनसे परिचित होना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कौन से कठिन शब्द हैं। पहला शब्द आया है पुनर्जीवित। पुनर्जीवित दो शब्दों से बना है, पुनः और जीवित। पुनः जीवित मतलब दोबारा जीवित करना, फिर से जीवन देना। ये यहाँ पर नदियों के संदर्भ में आया है कि नदियों को उन्होंने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। पूर्वाग्रह, पुरानी सोच, पहले से जो सोच के रखा जाए उसको कहते हैं पूर्वाग्रह। जच गई माने सही लग गई, वाकई माने सच में। अब सवाल यह था कि आखिर यह सब होगा कैसे? ये नदियों का पुनर्जीवन कैसे होगा? कैसे पानी को हम संरक्षित करेंगे? ये सवाल था राजेंद्र सिंह जी के सामने। इसके लिए राजेंद्र सिंह को किशोरी और गोपालपुरा गांव के उन्हीं पुराने और अनुभवी लोगों की मदद लेनी पड़ी। गांव के लोगों ने उन्हें पारंपरिक जल प्रबंधन की पुरानी विधियों की विस्तार से जानकारी दी। मशविरा सीधा सा था, छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, सूख चुके कुएं बावड़ियों को गहरा कर फिर से जीवित किया जाए, इसके साथ ही जोहड़ बनाए जाएं, नदियों को जिलाया जाए इत्यादि। सीधा गणित बरसाती पानी के प्रबंधन का था। प्रबंध इस तरह कि बारिश का पानी बहकर बेकार ना जाए, उस पानी को छोटे छोटे बांध और एनीकट बनाकर रोक लिया जाए। जब पानी रुकेगा तो वहीं धरती में समा जाएगा। इससे धरती के नीचे पानी सुरक्षित भी रहेगा और वह अंदर ही अंदर ढलान या नीचे की तरफ रिसता रहेगा। जब जमीन के अंदर पानी बना रहेगा और धीरे धीरे आगे या नीचे की ओर बढ़ेगा तो आसपास के कुओं का जल स्तर उठेगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती भी की जा सकेगी। बस यही था जल प्रबंधन का पूरा शास्त्र जो गांव के लोगों ने समझाया। बच्चों, मदद का मतलब आप समझते होंगे। मदद माने सहायता, विस्तार माने फैलाव या विस्तृत करना, मशवरा माने सलाह, बावड़ियाँ बड़े कुएं, एक तो साधारण कुएं होते हैं बच्चों, और बावड़ी जो होती है वो बहुत बड़ा कुआं होता है। जोहड़ माने होता है तालाब, और एनीकट होते हैं जल को रोकने के लिए बनाए गए गड्ढे। जो बरसाती जल होता है वो बहकर इधर उधर नालियों से होता हुआ बह ना जाए, उसको रोकने के लिए जो गड्ढे बनाए जाते हैं जगह जगह, उनको एनीकट कहते हैं। बकौल राजेंद्र सिंह तब हमें यकीन आने लगा कि यदि ऐसा हो सका तो ग्रामीण समाज की दशा दिशा और हालात में ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है। बकौल राजेंद्र सिंह मतलब राजेंद्र सिंह के अनुसार, जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर ऐसा हो सका तो गांव की जो दशा है उसके और हालात हैं उनमें परिवर्तन अवश्य आएगा। ग्रामीण जीवन के आधार कृषि और पशुधन ही तो हैं। दोनों होंगे और बचे रहेंगे तो लोगों का जीवन भी
टूटने और बिखरने से बच जाएगा। गांव के लोगों ने यह भी समझाया कि जिस समाज में रहकर काम करना है, सीखना भी वहीं से होगा। दूसरे करना भी वही होगा जो समाज चाहता है। फैसला भी समाज का और मेहनत भी समाज की ही। आपको सिर्फ समाज का साथ देना है, उसे परंपराओं का स्मरण कराना है। कुल मिलाकर हालात से हारे लोगों की निराशा दूर करनी है ताकि वे इस काम को आत्मविश्वास से कर सकें। इसके लिए पहले लोगों का मन बनाना होगा, उन्हें काम के तरीके और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में समझाना होगा। बहरहाल काम की शुरुआत गोपालपुरा गांव के चबूतरे वाले जोहड़ से हुई। इसके लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया और उन्हें श्रमदान के लिए राजी भी किया। गांव के कुछ उत्साही लोग गैती फावड़े लेकर जुट गए। चूँकि गोपालपुर में उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए सिली बावड़ी के लोगों से मशक्क़त कराई गई। हाँ, देख रेख का जिम्मा गोपालपुरा के लोगों ने ही संभाला। इस तरह गोपालपुरा में चौतरे वाला जोहड़ और मेवालों वाला बांध बनकर तैयार हो गया। लोगों को अब बस बरसात का इंतज़ार था। लंबे इंतज़ार के बाद पानी गिरा और जोहड़ पानी से भर गया। मेहनत से बनाए गए जोहड़ में पानी देखकर गांव के लोग पुलकित थे। पानी से लबालब चौतरे वाले जोहड़ ने लोगों का आत्मविश्वास पक्का कर दिया कि अगर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए तो सुखद परिणाम ज़रूर निकलेंगे। इस तरह अभिक्रम शुरू हुआ, एक के बाद एक तालाब और जोहड़ बनाने का। बच्चों, श्रमदान होता है सार्वजनिक कार्य में श्रम करना। मतलब जैसे दान में हम किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले कुछ नहीं लेते, इसी तरह श्रम दान जब हम करते हैं तो उसके बदले हम अपना मेहनताना जिसको कहते हैं वो नहीं लेते हैं। उसको जो बिना किसी मेहनताने के कार्य किया जाता है उसको श्रमदान कहते हैं। राजी होना मतलब सहमत होना। मशक्क़त माने होता है मेहनत या परिश्रम। पुलकित होने का मतलब है प्रसन्न होना। लबालब ये एक स्थानीय भाषा का शब्द है। लबालब मतलब पूरा ऊपर तक। अभिक्रम क्रमशः प्रयत्न करना। बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा और समझा इसको, इसके कठिन शब्द भी समझे। अब इसके बाद हम आते हैं इस पाठ जो एक रिपोर्टाज है, उस रिपोर्टाज के कुछ प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। और बच्चों, इन प्रश्न उत्तर को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना भी है। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, नदियाँ सूखने पर प्रशासन का क्या रवैया था? बच्चों, जब नदियाँ सूख गई थी तो प्रशासन ने क्या किया था? उन पर कोई ध्यान नहीं दिया था। प्रशासन ने नदियों को जीवित करने का कोई प्रयास नहीं किया। दूसरा प्रश्न है, अक्टूबर 1985 में राजेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में किस उद्देश्य से गए थे? इसका उत्तर है बच्चों, राजेंद्र सिंह जी समाज को शिक्षित करने के उद्देश्य से किशोरी गांव गए थे। पाठ में आपने पढ़ा था कि वो लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से वहाँ गए थे। उनका उद्देश्य वहाँ के अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने का था, लेकिन वहाँ पहुँचकर उनकी सोच बदल गई। तीसरा प्रश्न है, गोपालपुरा के बुजुर्गों का पारंपरिक जल प्रबंधन का तरीका क्या था? बच्चों, जो पारंपरिक जल प्रबंधन बताया गोपालपुरा के लोगों ने, उसका तरीका क्या था?
ठीक है, सही समझ रहे हैं आप लोग। उनका जो पारंपरिक जल प्रबंधन का तरीका था उसमें था छोटे छोटे बांध बनाना, कुएं और बावड़ियों को गहरा करके जीवित करना। बच्चों, ऐसा होता है जब कुएं पुराने हो जाते हैं, पानी कम हो जाता है और उसमें से पानी निकालना लोग बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे उनकी गहराई कम होती जाती है, बाहर से मिट्टी कूड़ा वगैरह पड़ के, तो उनमें बिल्कुल पानी आना बंद हो जाता है। तो उनको गहरा करना, गहरा करके जीवित करना, मतलब उनमें फिर से पानी आ जाए, ये प्रयास करना। और जोहड़ तथा एनीकट बनाना शामिल था। जोहड़ आप समझते हैं, तालाब, और एनीकट पानी रोकने के लिए बनाए गए गड्ढे। ये सब बनाकर जल प्रबंधन करना था। ये तरीका पारंपरिक था गोपालपुरा के लोगों का। चौथा प्रश्न है, काम की शुरुआत कहाँ से हुई बच्चों? काम की शुरुआत गोपालपुरा गांव के चबूतरे वाले जोहड़ से हुई। बच्चों, इस पाठ में आपके कुछ व्याकरण भी है जो भाषा के अंतर्गत आता है आपका, तो उस व्याकरण को समझ लेना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बात करते हैं इस व्याकरण की। आपके पाठ में कुछ शब्द आए हैं, जैसे सूखी धरती, सुखद उम्मीद, नंगे पहाड़। इनमें सूखी, सुखद और नंगे शब्द विशेषण हैं। विशेषण क्या होता है बच्चों? इसके पहले भी आपको बताया गया, जो किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। इसमें जबकि धरती, उम्मीद और पहाड़ विशेष्य हैं। इस प्रकार के 5 अन्य शब्द विशेषण और विशेष्य को इस पाठ से छांट कर लिखिए। विशेष्य कहते हैं जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, और विशेषण कहते हैं जो विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें से 5 शब्द और छांटने हैं आपको पाठ में से, तो वो 5 शब्द आपके सामने हैं। खेत के लिए कहा गया हरे भरे खेत, आपके पाठ में आया ये शब्द। तो इसमें हरे भरे शब्द जो है वो विशेषण है और खेत शब्द विशेष्य है। अथक मेहनत, अथक मेहनत में अथक शब्द विशेषण है और मेहनत शब्द विशेष्य है। जुझारू चरित्र, ये वहाँ के गोपालपुरा के लोगों के लिए कहा गया है कि उनका चरित्र कैसा था, जुझारू चरित्र। तो यहाँ पर जुझारू शब्द विशेषण है और चरित्र शब्द विशेष्य है। मेहनतकश लोग, यहाँ पर मेहनतकश शब्द विशेषण है और लोग विशेष्य है। उचित कानून, इसमें उचित शब्द विशेषण है और कानून विशेष्य है, यानी कि उचित शब्द जो है कानून शब्द की विशेषता बता रहा है। दूसरा प्रश्न है आपका भाषा के अंतर्गत, आपके व्याकरण के अंतर्गत दूसरा प्रश्न जो आपका के सामने है वह यह है कि स्थान शब्द में ईय प्रत्यय लगाकर शब्द बनता है स्थानीय। आपने कई बार पढ़ा भी होगा, इस पाठ में भी पढ़ा है आपने, और अन्य जगहों पर भी आपने स्थानीय शब्द का बहुत प्रयोग सुना होगा। जैसे अभी मैंने ही बताया था कि यह शब्द स्थानीय भाषा का है। लबालब शब्द के लिए मैंने कहा था कि स्थानीय भाषा का शब्द है। तो स्थानीय शब्द स्थान और स्थान शब्द में ईय प्रत्यय लगाकर बनता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में ईय प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। पहला शब्द है कथन, और कथन शब्द में जब ईय प्रत्यय लगता है तो शब्द बनता है कथनीय। कथनीय, कथन का मतलब किसी की कही गई बात, और उसमें ईय प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो शब्द बन जाता है कथनीय, जिसका मतलब होता है कहने योग्य। राष्ट्र, राष्ट्र एक अपने आप में पूरा शब्द है, लेकिन इसमें जब ईय प्रत्यय लगता है तो शब्द बनता है राष्ट्रीय। इसी तरह जल, जल शब्द में ईय प्रत्यय लगाकर बनता है जलीय, मतलब जल में रहने वाले या जल में पाए जाने वाले। आकाश शब्द है, आकाश के साथ जब ईय प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है आकाशीय।
इसी तरह संसद शब्द है, और संसद शब्द में जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है संसदीय। वंदन, वंदन का मतलब होता है किसी को नमस्कार करना, किसी की पूजा अर्चना करना, और इस शब्द में जब ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो होता है वंदनीय। नया शब्द जो बन के आता है वो होता है वंदनीय, मतलब पूजन करने योग्य। पठन शब्द में जब ई प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बन जाता है पठनीय, जिसका मतलब होता है पढ़ने योग्य। तो इस तरह से ये प्रत्यय लगाकर आप और भी शब्द बना सकते हैं बच्चों, और बहुत से शब्द आप अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग भी करते हैं। आपकी पुस्तक में बहुत से ऐसे शब्द होंगे जिनमें आप ये प्रत्यय लगाकर देखेंगे कि ये प्रत्यय लगाकर वो शब्द बना हुआ है। इसके बाद आते हैं हम कुछ और प्रश्नों पर। गांव के लोगों ने राजेंद्र सिंह को क्या नेक सलाह दी? आपने जब पाठ पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि राजेंद्र सिंह जी वहाँ पर क्या करने गए थे? लोगों को शिक्षा देने गए थे। लेकिन वहाँ के लोगों ने, गोपालपुरा के लोगों ने राजेंद्र सिंह को क्या नेक सलाह दी? गांव के लोगों ने कहा कि पढ़ाई से पहले पानी, ये शब्द थे गांव के लोगों के, पढ़ाई से पहले पानी। मतलब गांव के लोगों ने कहा कि पढ़ाई से पहले उनको पानी चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ था बच्चों ना, बिल्कुल पानी की कमी थी, खेती नहीं थी, हरियाली नहीं थी, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा था, उन्हें गांव छोड़कर भागना पड़ रहा था पानी की कमी की वजह से। तो उनको पढ़ाई का उस समय कोई महत्व उनके लिए नहीं था, बल्कि उनके लिए महत्व था पानी का। इसलिए उन्होंने कहा पढ़ाई से पहले पानी। जल प्रबंधन का सीधा गणित क्या था? जल प्रबंधन का सीधा गणित बरसात के पानी का प्रबंधन था। यानी कि अगर बरसात के पानी का प्रबंधन कर लिया जाए तो जल की समस्या को दूर किया जा सकता था। बरसाती पानी को रोक पाने से क्या होता? जब हम बरसाती पानी को रोकते तो वो ज़मीन के अंदर सूखता और ज़मीन के अंदर के जल स्तर को बढ़ाता है। तो इसका उत्तर होगा वह पानी ज़मीन के अंदर जाकर भूजल के स्तर को बढ़ाता है। ग्रामीण जीवन का आधार क्या है? ग्रामीण जीवन का आधार कृषि और पशु हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रबंधन में गांव वालों का पैसा क्यों लगाया गया? जल प्रबंधन में गांव वालों का पैसा इसलिए लगाया गया बच्चों, क्योंकि जब उनका पैसा लगता तो उन लोगों का उस काम से जुड़ाव होगा। अब एक प्रश्न आपके सामने है बच्चों, जो आपकी कल्पना और आपके विचारों पर आधारित है। तो प्रश्न है, धरती पर लगातार जल की कमी होती जा रही है। यह आपने सभी के मुंह से सुना होगा, अपने बड़ों के मुंह से, अपने शिक्षकों के मुंह से, कि धरती पर जल की कमी होती जा रही है। तो यदि पूरी धरती पर जल ही नहीं रह गया तो मानव सहित जीव जंतुओं का क्या होगा? यह सोचकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य लिखें। बच्चों, जब सूखी नदियों में पानी बहने लगा तो प्रशासन ने क्या किया? आपको याद है, पाठ पढ़ा आपने। प्रशासन ने किसी ठेकेदार को अखरी नदी में मछली मारने का ठेका दे दिया। दूसरा प्रश्न है, गांव के लोगों ने राजेंद्र सिंह को क्या जानकारी दी? गांव के लोगों ने जल प्रबंधन की पारंपरिक और पुरानी विधियों की जानकारी दी। राजेंद्र सिंह को मुख्य रूप से क्या करना था? राजेंद्र सिंह जी को वहाँ गांव में जाकर मुख्य रूप से जो हालात से हारे हुए लोग थे उनकी निराशा दूर करनी थी, उनमें आत्मविश्वास को जगाना था, ताकि वो अपने काम को आत्मविश्वास के साथ कर सकें। बच्चों, इस पाठ में आपको अपने आप करने के लिए एक प्रश्न दिया जा रहा है जो आपको घर पर अपने आप करना है। बच्चों, अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी या नाना नानी, उनसे उनके बचपन में जल स्तर कैसा था इसकी जानकारी प्राप्त करें और आज के जल स्तर से उसकी तुलना करके दोनों में अंतर लिखें।
बच्चों, आप जब ये काम करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके दादा दादी के समय में हमारी पृथ्वी का जल स्तर बहुत अच्छा था और हम बहुत कम दूरी पर पानी प्राप्त कर लेते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आप इसको पूछकर और करके देखिएगा। इसके बाद बच्चों आपके द्वारा कुछ करने को है, तो इसमें यह प्रश्न जो है कुछ करने को, ये आपकी पुस्तक में पेज नंबर 106 पर दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि आप अपने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने क्षेत्र में स्थित एकमात्र तालाब जो कभी पर्यटन स्थल था किंतु अब उसमें जलकुंभी तथा गंदगी भरी है या सूख गया है, उसकी सफाई हेतु निवेदन किया गया हो। ऐसा आपको एक पत्र लिखना है। तो पत्र की शुरुआत आप करेंगे सेवा में जिलाधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय और जनपद का नाम लिखेंगे, अपने ज़िले का नाम लिखेंगे, उसके बाद विषय डालेंगे और आप पत्र लिखेंगे। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको करना यह है कि आप प्रतिदिन के अपने कार्यों की एक सूची बनाएंगे। उस कार्य में आपने अनुमानित कितना जल खर्च किया है और कम से कम कितने जल में आप काम कर सकते थे, तीसरा कॉलम होगा आपका। और आपने उस कार्य में कितना जल व्यर्थ बहाया, ये 5 कॉलम बनाएंगे आप और लिखेंगे। और इससे आपको अनुमान लगेगा कि आप प्रतिदिन कितना जल व्यर्थ में बहा देते हैं और इससे आपको जल बचाने में सुविधा होगी, आप बचा सकते हैं। तो इस तरह के कार्य आपको करने हैं। फिलहाल आज के पाठ में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वादन में, अगले अपने पीरियड में हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जितना आपको आज पढ़ाया है उसको फिर से दोहराएं और अपने घर पर सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।